अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़िया राना इन फ्रंट ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीसीए यूके टैक्सेशन की चेंजेस इन टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस के हवाले से। लास्ट जो आपका फाइनेंस एक्ट 23 था, जो मार्च 25 एग्जाम सेशन तक एप्लीकेबल था। अब जो आपका फाइनेंस एक्ट 2024 है, जो जून 25 से मार्च 26, इन चार एग्जाम सेशंस में जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड मार्च 26, इन चार एग्जाम सेशन में जो भी स्टूडेंट एसी से यूके टैक्सेशन का पेपर देगा उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता दूं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो जिन्होंने फाइनेंस एक्ट 23 के मुताबिक अपना टैक्स का पेपर पढ़ा था, अटेम्प्ट किया, पास नहीं हुए, या पढ़ा था अटेम्प्ट नहीं किया, वो जून 25 या इसके बाद किसी एग्जाम सेशन में अपना पेपर देना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। ज़रूरी है उनके लिए बारे में जानना कि क्या क्या टैक्स में चेंजेस हो चुकी हैं फाइनेंस एक्ट 23 से, अगर हम कंपेयर करें फाइनेंस एक्ट 24 को। तो जो चेंजेस है वो यहाँ पे मैं क्विकली हाईलाइट करते जाऊंगा। और इन तमाम चेंजेस को, जो टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस आपके एग्जाम में गिवन होते हैं, उसके मुताबिक एक कंपैरिजन टेबल में मैंने इसको सेट किया है, ताकि आप कंपैरिजन में देखते जाएंगे फाइनेंस एक्ट 23 में क्या चीजें थी और एफ ए 2024 में वो उसमें क्या चेंज आया है या नहीं आया। तो ये तमाम बातें हम क्विकली डिस्कस करते चलेंगे। अगर हम स्टार्ट लें इनकम टैक्सेस से, तो इनकम टैक्सेस में आपके पास, अगर यहाँ पे हम टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस की बात करें, तो उसमें टैक्स रेट्स में बेसिक रेट, हाई रेट, एडिशनल रेट, इनकी कुछ बैंड लिमिट्स होती हैं। 1 to 37,700, 3,770, 1 to 125,140 एंड 1 to 5,141 से ऑनवर्ड्स। अगर किसी पर्सन की टैक्सेबल इनकम है तो उस पर जो भी डिविडेंड के टैक्स रेट्स हैं, नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं, नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया। तो इनकम टैक्सेस में अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें, तो इन नॉर्मल रेट्स, डिविडेंड रेट्स में किसी भी तरह का कोई चेंज फाइनेंस एक्ट 24 में नहीं आया। ये फाइनेंस एक्ट 24 अगेन मैं बताता चलूं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो जून 25 से मार्च 26 तक चार एग्जाम सेशन में जो कोई भी पेपर आप देगा फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक देगा। टैक्स रेट्स के हवाले से एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, इनकम टैक्सेस के मुताबिक इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन के लिए टैक्स कंपटीशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। इनफैक्ट आपकी बैंड लिमिट्स और आपके टैक्स रेट्स, ये तमाम चीजें आपकी सेम है इन बोथ दी फाइनेंस एक्ट्स। इसके बाद इनकम टैक्सेस में बात करूं, एक न्यू रेट बैंड की। सेविंग इनकम को टैक्स होने से पहले एक एग्जम्पशन मिलती है, सेविंग इनकम एग्जम्प्ट होती है। इस तरीके से डिविडेंड इनकम भी एग्जम्प्ट होती है। तो जो सेविंग इनकम एग्जम्पशन है, वो सेविंग इनकम एग्जम्पशन में देयर इज नो चेंज। और डिविडेंड एग्जम्पशन पहले अब 1000 हर तरह के टैक्स पेयर के लिए, बेसिक रेट हो, हाई रेट टैक्स पेयर हो, एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, किसी भी तरह का टैक्स पेयर हो, उसकी डिविडेंड इनकम 1000 एग्जाम थी। अभी एग्जामेशन कम होके अब सिर्फ 500 पाउंड रह गई है। 500 पाउंड एग्जामेशन इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड इनकम for all of the taxpayers regardless of their status, whether they are basic rate, high rate or additional rate taxpayer, they would be getting dividend exemption of 500 pounds। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक स्पेशल रूल अप्लाई है होता है सेविंग इनकम पे, इंटरेस्ट इनकम पे, कि कुछ अमाउंट की हद तक सेविंग इनकम पे 0% टैक्स चार्ज होता है। इस कॉन्सेप्ट में भी कोई चेंज नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट एज इट इज अप्लाई होगा इन बोथ द फाइनेंस एक्ट 23 एंड फाइनेंस एक्ट 24 में भी इस कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आया है। फौरन से आगे अगर हम बात करें पर्सनल अलाउंस के हवाले से, तो पर्सनल अलाउंस में नो चेंज एट ऑल। और इसकी जो टेपरिंग है, टेपरिंग और कॉन्सेप्ट भी तमाम चीजें सेम है। पर्सनल अलाउंस में भी कोई चेंज नहीं आया। रेजिडेंसी स्टेटस के, यूके रेजिडेंसी फाइंड करने के लिए ऑटो नॉन रेजिडेंट, ऑटो रेजिडेंट एंड जो टाइस टेस्ट होते हैं, इसमें भी किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं आया है। इसके बाद अगर हम बात करें चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज की, यस, इस कॉन्सेप्ट में एक काफी अरसे से, पिछले कई ईयर से ये कॉन्सेप्ट एज इट इज चल रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 24 में अब ये, इसमें कुछ चेंज है, मैं हाईलाइट कर दूं। पहले ये इनकम लिमिट होती थी 50 to 60, अब यहाँ पे ये हो गया 60 to 80। फिर इसमें 1% होता था, ये 1% ही है। इसके अलावा ये जो एक लिमिट थी कि एवरी 100 पाउंड ऑफ इनकम पे, और जो 50,000 से ज्यादा होगी उस पे कुछ आपका इनकम टैक्स चार्ज होगा ऑन द चाइल्ड बेनिफिट रिसीव्ड। बट आप बहरहाल इस कॉन्सेप्ट में आप माइंड में रखिएगा, एक चेंज आया है। इस चेंज को हमारे हम लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट हम लेक्चर में कवर अप करेंगे। अगेन मैं बताता चलो, इस वीडियो में हम कोई इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे नहीं, बस इन चेंजेस को हाईलाइट करते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कोई चेंज आया है या कोई चेंज नहीं आया है।
तो ये हम चीजें डिस्कस करें तो चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज का कॉन्सेप्ट फाइनेंस एक्ट 24 में चेंज है। इसमें जो चेंजेस है यहाँ पे लिखी हुई है, इनकी कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट हमारे लेक्चर्स में कवर्ड होंगे। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के हिसाब से बात करें तो देयर इज नो चेंज एट ऑल। इसके बाद अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट इनकम में हम डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हैं, कार बेनिफिट, फ्यूल बेनिफिट, वैन बेनिफिट। इनमें कोई चेंज नहीं है। ये अगर आपको रेड कलर में कुछ नजर आए फाइनेंस एक्ट 24 में, वैन्स प्रोड्यूसिंग जीरो एमिशन हैव अ 0% बेनिफिट, ये सिर्फ एक वर्डिंग का चेंज है। कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेशन एस्पेक्ट से इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पहले यहाँ पे स्टेटमेंट यूज हो रहा था वैन विद जीरो CO2 एमिशन डज नॉट गिव राइज टू अ बेनिफिट, लेकिन अब यहाँ पे इस वर्डिंग को चेंज कर दिया गया कॉन्सेप्चुअली और कैलकुलेशन एस्पेक्ट से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सिर्फ वर्डिंग का चेंज है यहाँ। फिर इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी इनकम के हिसाब से बात करें तो प्रॉपर्टी इनकम में एक रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट होता है। इस रेंट और रूम रिलीफ के कॉन्सेप्ट में भी एज सच देयर इज नो चेंज। फिर अगर हम इनकम टैक्सेस में इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन की हम बात करें, यहाँ पे हम पेंशन स्कीम की बात करें। अब पेंशन स्कीम्स में चेंज आया है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। पहले एक एनुअल अलाउंस लिमिट थी 40,000 की। अब ये एनुअल अलाउंस लिमिट दो फाइनेंशियल ईयर, दो फिजिकल ईयर्स के लिए डिफरेंट अमाउंट कर दी गई। और फिजिकल ईयर 23-24 एंड 24-25 जो हमारे लिए रेलिवेंट फिजिकल ईयर है, जून 25 से मार्च 26 के स्टूडेंट्स के लिए जो रेलिवेंट फिजिकल ईयर है दैट इज 24-25। अब इसमें ये अमाउंट आपके एनुअल अलाउंस 40,000 के बजाय 60,000 हो चुका है। फिर उसके बाद मिनिमम अलाउंस 4,000 था, यहाँ पे मिनिमम अलाउंस चेंज होकर 10,000 हो गया। और इनकम लिमिट जिससे कंपेरिजन करते थे, ANI को हम एडजस्टेड इनकम को हम कंपेयर करते थे जिस इनकम लिमिट से, वो इनकम लिमिट पहले 240 थी। अब हमारी एडजस्टेड इनकम इनकम लिमिट ऑफ 260,000 से कंपेयर होगी। फिर एक लाइफ टाइम अलाउंस होता था पेंशन इनकम के हिसाब से। अब ये लाइफ टाइम लिमिट अलाउंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिया। ये लाइफ टाइम लिमिट अलाउंस अब ये हमारे पास से टैक्सेशन में ये लिमिट खत्म हो चुकी है। इसके अलावा फिर हम एक जगह देखते थे कि रेलिवेंट अर्निंग को कंपेयर करने के लिए कि मैक्सिमम पेंशन में कितना कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ये एज इट इज जिस तरीके से आपने फाइनेंस एक्ट 24 में सीखा था, इसी तरीके से फाइनेंस एक्ट 24 में भी एप्लीकेबल है। फिर इसके बाद इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन के हिसाब से फर्दर गाइड करता चलूं कि यहाँ पे अप्रूव्ड मैरिज अलाउंसेस में, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दो तीन जगह पे यूज होता है, जहाँ पे हमने मैरिज अलाउंस कैलकुलेट करने होते हैं, अप्रूव्ड मैरिज अलाउंसेस के हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल अलाउंसेस के हिसाब से बात करें तो रेट ऑफ अलाउंसेस में प्लांट एंड मशीनरी पे और स्पेशल रेट पूल में, इनमें भी कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो बहरहाल ये कैपिटल अलाउंसेस मेजरली आपकी ट्रेडिंग इनकम का पार्ट होता है, तो ट्रेडिंग इनकम कैलकुलेशन में कैपिटल अलाउंसेस पे कोई चेंज नहीं आया। वो बेशक कैपिटल अलाउंसेस प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हो या कार्स से रिलेटेड हो, देर इज नो चेंज एट ऑल इन द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अलाउंसेस। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक कैपिटल अलाउंसेस के हिसाब से एक एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस AIA होता है, और उस AIA की लिमिट पे और उस पे कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें का जरा गौर से सुनिएगा। ऑल्दो हम बात करें इनकम टैक्सेस की, लेकिन यहाँ पे एक हेडिंग हमारे पास आ गई, इनकम टैक्सेस मीन्स टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, लेकिन यहाँ पे एक हेडिंग हमारे पास आ गई है कि इनहेंस कैपिटल अलाउंसेस फॉर कंपनीज। बात हम कर रहे हैं इनकम टैक्सेस की, इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेस की, लेकिन इसमें जो कैपिटल अलाउंस का कॉन्सेप्ट है ये कंपनीज के लिए भी सेम है। तो कंपनीज का थोड़ा सा कैपिटल अलाउंस का पोर्शन यहाँ पे कवर्ड हुआ हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये इनकम टैक्सेस इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो इनहेंस कैपिटल अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। ECA का कॉन्सेप्ट वाज देयर फॉर ओनली फॉर कंपनीज, और ये कंपनीज के लिए 2 साल के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये इनहेंस कैपिटल अलाउंसेस फॉर कंपनीज कैपिटल अलाउंसेस में ये खत्म हो चुका है। ऑल दो वो जिन 2 इयर्स के लिए ये अप्लाई हुआ था, जिन 2 इयर्स में कंपनीज ने कोई नॉन करेंट एसेट्स खरीदे थे, उन पे ECA क्लेम किया था। ECA स्टैंड्स फॉर इनहेंस कैपिटल अलाउंस। अब ये जिन एसेट्स पे इनहेंस कैपिटल अलाउंसेस क्लेम किए थे, अब ये ECA का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन इनके डिस्पोजल की ट्रीटमेंट हमारे कोर्स का पार्ट एंड पार्सल है। हमारे क्वेश्चंस में कंपनीज के लिए उन एसेट्स का डिस्पोजल दे सकता है जिन एसेट्स के परचेज के वक्त ECA क्लेम किया था, उन एसेट के डिस्पोजल की ट्रीटमेंट। ऑल्दो ये फाइनेंस एक्ट 23 में भी था, फाइनेंस एक्ट 24 में भी है। ये वाली चीज डिस्पोजल ट्रीटमेंट ऑफ द एसेट्स ऑन विच ECA क्लेम्ड, दैट वाज देयर इन फाइनेंस एक्ट 23 एंड दैट इज आल्सो इन फाइनेंस एक्ट 24। लेकिन ये सिर्फ वर्डली मेंशन्ड नहीं था। जो आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस थे ना फाइनेंस एक्ट 23 के, उसमें ये वर्डली इस तरीके से मेंशन नहीं था, ऑल्दो सेम ट्रीटमेंट वाज आल्सो देयर। लेकिन इस समय इन्होंने इसको प्रॉपर एक वर्डिंग से मेंशन कर दिया। फाइनेंस एक्ट 24 के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में ये चीज इस वर्डिंग से अब दी गई होगी। ऑल्दो द ट्रीटमेंट वाज सेम ट्रीटमेंट वाज एप्लीकेबल टू द प्रीवियस फाइनेंशियल फाइनेंस एक्ट, बट यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सप्लेनेटरी और खुद से लिख के बता दी कि ये वाली ट्रीटमेंट अब इस तरीके से एप्लीकेबल होगी।
फर्दर मोर आगे बात करूं कमर्शियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस की, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। एसबीए क्लेम होता है 3% पे फाइनेंस एक्ट 23 में भी, और फाइनेंस एक्ट 24 में भी आपका जो एसबीए है ये 3% पे क्लेम होगा। इनकम टैक्सेस में अगर हम बात करें, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सुनिएगा। ट्रेडिंग इनकम परस्पेक्टिव से बात करूं, ट्रेडिंग इनकम फॉर इंडिविजुअल पर्सन, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग इनकम की बात करें, सोल ट्रेडर बिजनेस की बात करें, पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें, तो फाइनेंस एक्ट 23 में जितने भी ये बिजनेसेस थे अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, यानी कि कंपनी से हट के सोल ट्रेडर बिजनेसेस, इन बिजनेसेस की जो तमाम चीजें थी एक्रूअल बेसिस पे होती थी। लेकिन अब यहां पे एक मेजर चेंज आया है। एक सोल ट्रेडर बिजनेस की अब तमाम टैक्स कंप्यूटेशंस डिफॉल्ट ट्रीटमेंट कर दिया है कैश बेसिस। पहले डिफॉल्ट ट्रीटमेंट होता था एक्रूअल बेसिस, लेकिन अब ट्रेडिंग इनकम ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस इसकी डिफॉल्ट ट्रीटमेंट कर दिया कैश बेसिस। और पहले ये कैश बेसिस अकाउंटिंग एक लिमिट थी, अब इस लिमिट को तो रिमूव कर दिया गया। एंड आगे लिखा है कि कॉन्सेप्चुअल चेंज फ्रॉम एक्रूअल बेसिस टू कैश बेसिस। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने टैक्स का पेपर फाइनेंस एक्ट 23 के मुताबिक पढ़ा था और अब वो अब फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक दोबारा से इसको पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये एक ड्रामेटिक चेंज होगा। उनको इस एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने पहले ट्रेडिंग इनकम को एक्रूअल बेसिस के हिसाब से पढ़ा था। अब उस ट्रेडिंग इनकम को, इंडिविजुअल पर्सन की ट्रेडिंग इनकम को, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ट्रेडिंग इनकम को अब जो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट हो चुकी है कैश बेसिस हो चुकी है, तो एक मेजर चेंज यहाँ पे आया है आपके पास। इसके अलावा अगर हम कैप ऑन इनकम टैक्स रिलीफ की बात करें, तो एक लॉसेस कैप का कॉन्सेप्ट है। ये लॉसेस कैप के कॉन्सेप्ट में देयर इज नो चेंज एट ऑल। बहरहाल एक कॉन्सेप्चुअल चेंज आया है यहाँ पे। जो आपका ट्रेडिंग इनकम में पहले एक्रूअल बेसिस यूज होता था, अब उस एक्रूअल बेसिस को हटा के डिफॉल्ट बेसिस कर दिए हैं कैश बेसिस। इसके बाद अगर हम सेकंड हेड की बात करें, इनकम टैक्सेस से निकल के अगर हम अब कॉर्पोरेशन टैक्सेस की बात करें, कंपनी टैक्सेस की बात करें, तो पहले हमारे एग्जाम में जो टैक्स रेट्स एंड लॉसेस दिए गए होते थे, इनमें इन 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन होती थी। अब यकीनन अब 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन तो अब भी है, लेकिन अब ये ईयर्स हो गए हैं 22, 23, 24। तो अब ये 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास एग्जाम में दी गई होगी फाइनेंस एक्ट 24 में, जो कि एप्लीकेबल है इन 4 एग्जाम सेशंस के लिए। और बहरहाल कॉर्पोरेशन टैक्सेस के हवाले से बात करें, तो फाइनेंस एक्ट 22 से लेकर फाइनेंस एक्ट 23 में मेजर चेंज आया था। एफए 2022 में कॉर्पोरेशन टैक्स बिल्कुल डिफरेंट था, फाइनेंस एक्ट 23 में बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट हो चुकी थी। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 23 से फाइनेंस एक्ट 24 तक जाते जाते एज सच कोई चेंज नहीं आया। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ थी कंपनीज के लिए अभी भी वही सारी इंफॉर्मेशन तरीके से एप्लीकेबल है। तो ये आपका मेजर चेंज एफए 2022 से एफए 2023 तक जाते हुए आया था। लेकिन अब एफए 2023 से फाइनेंस एक्ट 24 तक जाते हुए कॉर्पोरेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। इन 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन आपके टैक्स रेट एनालिसिस में गिवन होगी। अब ये चीजें अप्लाई कैसे करनी है, तो यकीनन आप जब सारा कोर्स पढ़ेंगे तो आपको कोर्स पढ़ के अंदाजा होगा कि हाउ टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। ये तमाम अब आपको लेक्चर पढ़ के ही समझ में आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स में और मजीद बात करें, एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो चेंज। एक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्रॉफिट थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो चेंज। तो जो चीजें आपने इन मार्जिनल रिलीफ या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट या प्रॉफिट थ्रेशोल्ड के हिसाब से फाइनेंस एक्ट 23 में पढ़ी थी, ऑल दोज थिंग्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू द फाइनेंस एक्ट 24। अगर हम नेक्स्ट हेड की बात करें, टैक्स हेड है हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स में रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स चेंज हो गई। देयर इज अ चेंज। एंड द अदर चेंज इज, ये वर्डिंग का चेंज है। एक पेनल्टी लगती है, किस चीज पे पेनल्टी लगती है, लेट वैट पेमेंट्स पे। पहले मोर देन 30 डेज आप लेट होते थे तो 4% प्लस 4% डेली पेनल्टी। यहाँ पे याद रखिएगा, ये कोई कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं है, जिस वर्डिंग का चेंज है इससे हमारी कैलकुलेशन पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस वर्डिंग को इन्होंने क्या कर दिया, इसको लिखा इन्होंने 4% प्लस अ डेली पेनल्टी एट एन एनुअल रेट ऑफ 4%। सो बेसिकली देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द कैलकुलेशन एस्पेक्ट, लेकिन ये सिर्फ वर्डली चेंज है, इससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो वैल्यू एडिड टैक्स में अगर हम बात करने के चेंज हुआ क्या है, तो वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन लिमिट्स का चेंज हुआ है। इसके अलावा ये कैलकुलेशन एस्पेक्ट चेंज हुआ है। और जो ये वाला चेंज है ये जस्ट वर्डिंग की हद तक है, इससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट टैक्स हेड की बात करें इनहेरिटेंस टैक्स की, तो इनहेरिटेंस टैक्स में तो पिछले कई ईयर से कोई चेंज ही नहीं आया। तो जो चीजें फाइनेंस एक्ट 23 में थी, टैक्स रेट्स, टेपर रिलीफ वगैरह, वो तमाम चीजें एज इट इज आपके फाइनेंस एक्ट 24 में भी एप्लीकेबल है। तो इनहेरिटेंस टैक्स में एज सच कोई चेंज नहीं है।
नेक्स्ट टैक्स हेड की बात करें, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन्स टैक्स में आपके एक तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो पहले 28% का रेट था, अब ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का 28 की बजाय 24% हो चुका है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में दो तरह के टैक्स रेट से 18% तो सेम है, लेकिन 28 वाला चेंज होकर 24% हो चुका है। इसके अलावा कैपिटल, जिस तरह एक इंडिविजुअल पर्सन को इनकम टैक्सेस में पर्सनल अलाउंस मिलता है, इसी तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन को कैपिटल गेन्स टैक्सेस में एनुअल एग्जम्पशन की अमाउंट मिलती है। पहले फाइनेंस एक्ट 23 में एनुअल एग्जम्पशन थी 6,000 पाउंड की, लेकिन अभी एनुअल एग्जम्पशन सिर्फ 3,000 पाउंड की हो चुकी है, तो यहाँ पे चेंज है, रेट से भी हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा जो BADR या इन्वेस्टर रिलीफ की बात करें, ऑल दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल। इसके अलावा एनआईसीज की अगर हम बात करें, तो एनआईसीज में जो क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी है, क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी में यहाँ पे ये 12% था, अब यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज होके 8% हो चुका है। और क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी में कोई फर्क नहीं है, उसमें तो कोई लिमिट या कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। फर्दर अगर हम बात करें, एनआईसीज में रहते हुए आपका जो क्लास 1A एम्प्लॉयर एनआईसी होता है, जो नेट टैक्सेबल बेनिफिट्स पे एम्प्लॉयर ने पे करना होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये दो एनआईसीज हैं, ये नॉर्मली आपके अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के लिए थे, ट्रेडिंग इनकम ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेसेस के लिए ये थे। इसमें क्लास 2 एनआईसी और क्लास 4 एनआईसी उन लोगों को देना पड़ता है जो अपना काम कारोबार यूके में रन करते हैं एज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अब यहाँ पे हुआ क्या कि पहले क्लास 2 एनआईसी भी देना पड़ता था, अब सोल ट्रेडर क्लास 2 एनआईसी नहीं देगा, अब सोल ट्रेडर सिर्फ क्लास 4 एनआईसी देगा, और क्लास 4 एनआईसी में भी ये रेट अब 9% से चेंज होकर 6% हो चुका है। सो ये दो बेसिकली चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिंग इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। एक क्लास 2 एनआईसी बिल्कुल रिमूव हो चुका, सिरे से हटा दिया, और क्लास 4 में ये 9% को 6% किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो कुछ टैक्स की पेमेंट्स देर से पे करने पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो पहले 6.5 था, अब 7.75% हो चुका है। और कोई ज्यादा टैक्स पे करने से आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती थी, पहले 3% था, अब इसका परसेंटेज चेंज होकर 4.25% हो चुका है। बेसिकली देखें, अभी तक हमने जो डिस्कशन की है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप इन कॉलम्स की बात कर लें, इन कॉलम्स की बात कर लें, इन कॉलम्स की बात करें, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती है। इस वीडियो का एजेंडा ये है कि जो बच्चे, जो फॉर एग्जांपल किसी ने मार्च 25 में पेपर दिया और उसका पेपर फेल हो गया, अब उसने ये फाइनेंस एक्ट 23 के मुताबिक पढ़ा था, पेपर मार्च 25 में दिया, वो फेल हो गया, या उसने पढ़ा था पेपर ही नहीं दिया था, उसने इन एग्जाम सेशन में पेपर देना है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक पेपर होगा, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रेलिवेंट होगी, उनको पता चलेगा कि प्रॉपरली कि बेसिकली चेंज कहाँ पे हुआ है और उनको किस किस एरिया में फोकस करना है। तो इस वीडियो में वो तमाम चीजें जान जाएंगे। आगे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पेनल्टीज फॉर एरर्स। एरर्स करने से डिफरेंट टैक्स के एरियाज में, डिफरेंट टॉपिक्स में पेनल्टीज चार्ज होती है, और आपके एक जो टेबल है आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होता है, उस टेबल में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है, एज इट इज तमाम इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड पेनल्टीज फॉर एरर आर सेम फॉर बोथ द फाइनेंस एक्ट 23 एंड द फाइनेंस एक्ट 24। तो मैंने क्विकली ये तमाम चीज़ें आपके सामने बयान की हैं। इसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें गाइड की कि कहाँ कहाँ आपका कोई चेंज है, कहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब आप इस वीडियो में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कुछ आपने पूछना है, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग माई नंबर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी आपने मजीद पूछना है, तो आप रब्ता कर सकते हैं, +9232278731 ये मेरा नंबर है और ये मेरा नाम है ज़िया राना। तो आप इंशाल्लाह, अब आपकी कोई भी क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस है, आपको माइंड क्लियर करना है, आपको कोई अनक्लैरिटी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग माई नंबर, +9232278731 ज़िया राना मेरा नाम है। एंड आई वेलकम आपकी क्यूरीज को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।